हेलो गाइस, तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, जो कि वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक जो है हमारा इंटरफेरेंस पे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम इंटरफेरेंस को। इसके पहले कि इंटरफेरेंस होता क्या है, उसके बाद हम इंटरफेरेंस किस चीज़ का पढ़ने वाले हैं। जनरली हम ये वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंटरफेरेंस भी जो पढ़ेंगे हम वेव्स का ही इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारा ये एक वेव है, ठीक है, और ये एक वेव है, ठीक है। अब दोनों वेव एक पॉइंट पे जहाँ पे इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर करने के बाद क्या होता है कि ये मान लेते हैं ये जो वेव है, ये y1 है इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है। इसके बाद जो हमारा इंटरफेरेंस के बाद जो हमारा वेव मिलता है हमें, इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है y1 प्लस y2, क्योंकि ये इन दोनों के इंटरफेरेंस से बना है। तो ये जो हमारा नया जो वेव बना, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y1 प्लस y2। लेट क्या करते हैं, हम इसको 1 मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है ना। अब जो है कि इंटरफेरेंस हम तो देख लें कि कैसे होता है, लेकिन कौन कौन वेव्स इंटरफेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए क्या कंडीशंस है वो हम जानते हैं। यहाँ जो मान लेते हैं कि हमारा जो एक y1 वेव जो था, मतलब y1 डिस्प्लेसमेंट वाला वेव, और यहाँ जो y2 डिस्प्लेसमेंट वाला वेव जो था, ये दोनों जो इंटरफेयर किया, तो इसके लिए क्या कंडीशन था इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए कंडीशन था कि ये दोनों जो है कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोहेरेंट। और यानी कि उसका जो फेज़ है, फेज़ कांस्टेंट होना चाहिए, यानी फेज़ डिफरेंस 0 होना चाहिए। वेवलेंथ भी दोनों का सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो चलिए हम कंडीशंस पहले लिखते हैं। कंडीशंस लिखते हैं क्या, द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। फर्स्ट है क्या, द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, that is the phase difference between the waves are 0 and wavelength is also same, ठीक है ना। और जिसमें क्या होगा कि हमारा फेज डिफरेंस 0 होगा, और क्या होगा, वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो हमारा इंटरफेयर करेगा दो वेव, तो दो वेव इंटरफेयर करने के बाद क्या होता है। ये जो है मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेव और ये जो वेव था, दोनों मिलने के बाद हमारा कैसा वेव बना रहा है। मान लेते हैं कि एक साउंड वेव इधर से आ रहा है और एक साउंड ये वेव इधर से, ठीक है ना। अब दोनों का जो इंटरफेरेंस होने के बाद जो हमारा तीसरा वेव बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या वो इसके कंपेयर में ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा, या फिर मतलब जो इंटरफेरेंस होने के बाद जो वेव बनेगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या कम होगा, वो ज़्यादा लाउड होगा या फिर कम लाउड होगा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। जो देखते हैं इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ये जो हमारा न्यू वेव बनेगा, इस न्यू वेव का पहले हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा y1 है, y1 हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं हम, a1 साइन ओमेगा टी। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो a1 साइन ओमेगा टी है, और जो y2 है इसका डिस्प्लेसमेंट है a1 साइन a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये इसका ये जो है y2 जो है
ये A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो वाई नेट बनेगा, वाई नेट क्या बनेगा, नेट ये क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू बनेगा y1 प्लस y2, ये बनेगा। ठीक है ना, तो अगर y1 प्लस y2 बनेगा तो y1 हमारा क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ ऐसे बनेगा। तो देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो यहाँ हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे तो हमारा ए प्लस नहीं है, ए प्लस बी नहीं है, यहाँ पे हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो क्या लिख सकते हैं, A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी, हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं। साइन ओमेगा टी अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, और दूसरा एक टर्म क्या बचेगा हमारा, A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। ये चीज हमारा बना। अब जो देखते हैं कि ये जो टर्म है हमारा, ये मिला जो हमें ये, तो इसको हम क्या मानते हैं, A कॉस थीटा। ठीक है, और जो हमारा मिला A2 साइन थीटा, ये जो A2 साइन फाइव जो है, इसको हम मानते हैं A साइन थीटा। ठीक है, अब हम ये दोनों एज्यूम किए, ठीक है ना, अब जो एज्यूम किए उससे देखते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ शुड ऑल्सो सेम, शुड बी सेम। ठीक है, अब क्या है कि जो A1 प्लस A2 कॉस फाइव को हम क्या माने थे, कॉस थीटा, A कॉस थीटा, और A2 साइन फाइव को हम क्या माने थे, A साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये दोनों को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऐड भी कर देते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 का होल मतलब स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। अब दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है वो देखते हैं। अब जो हमारा आया यहाँ पे, इसको फिर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर में हम इसको तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 इंटू A1 इंटू A2 कॉस फाइव, ये चीज मिलेगा हमें। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये मिला था हमें। अब इधर जो राइट हैंड साइड में क्या, हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस
हाँ, यहाँ पे भी जो है a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन। अब जो यहाँ है हमारा a2 का होल स्क्वायर मतलब a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो ये जो है वन मतलब a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव यानी 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे a2 स्क्वायर को तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हमारा 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 cos फाइव इज इक्वल्स टू हमारा a स्क्वायर। तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 cos फाइव। ठीक है, हमारा ये चीज़ आ गया। अब हम जानते हैं क्या कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है ना। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी हमारा जो इंटेंसिटी है ये आई हमारा कोई करंट वरेंट है नहीं, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है, मान लेते हैं कि हमारा कोई बल्ब है एक, अगर उस बल्ब जो है अगर वो बहुत अच्छे से जला, बहुत अच्छे से इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया, ठीक है ना, कि आपका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे रहा है जिसकी वजह से आपको पूरा रूम बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना। और अब देखते हैं कि क्या नाम है उसका, इंटेंसिटी हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि हम मतलब आपका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है या फिर बहुत कम दे रहा है। अगर बहुत कम देगा तो जो लाइट है वो मतलब उसकी वजह से रूम तो दिखेगा ही नहीं, बहुत कम ही दिखेगा, ठीक है ना। और देखते हैं वही सब चीज़ें। तो हम क्या जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी, अब देखते हैं कि जो प्रोपोर्शनलिटी जो चीज़ है वो हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट मिलता है, तो आई इज इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर मिलता है हमें, तो आई अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ए स्क्वायर जहाँ जहाँ है तो वहाँ हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं चलिए क्या मिलेगा। यहाँ पे आई अपॉन के इज इक्वल्स टू आई वन अपॉन के प्लस आई टू अपॉन के प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आई वन अपॉन के इंटू अंडर रूट ऑफ आई टू अपॉन के कॉस फाइव। ये अंडर रूट क्यों आया समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब जो है के को कॉमन ले लेते हैं, तीनों के जो है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आई वन इंटू आई टू कॉस फाइव, ये हो जाएगा हमारा। ज़्यादा कुछ नहीं किए, जो हमारा नीचे वाला के था इसमें हम क्या किए, के को कॉमन ले लिए 1/k करके, तो ये के और इधर वाला जो के है वो सारा क्या हो गया, के कट गया। अब कट गया तो हमारा क्या निकल गया, इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला आ गया। अब जो ये चीज़ आया इससे हम निकाल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा। अच्छा, हम बार बार कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव चिल्ला रहे हैं, कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता क्या है, चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसके लिए पहले एक बात जान लेते हैं कि हम इंटरफेरेंस जो हम पढ़ रहे हैं कि दो वेव आपस में इंटरफेयर किया उसके बाद एक नया वेव बना, तो ये जो नया वेव हमारा बना, ठीक है, ये जो नया वेव हमारा बना तो ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड देगा, बहुत ज़्यादा इसका मतलब इंटेंसिटी होगा या बहुत कम इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, अगर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ मतलब दोनों वेव अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है तो हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा और ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। और अगर दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है तो हमें कम इंटेंसिटी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो जो है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा फेज़ डिफरेंस होता है
2n पाई, और जो पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, वेयर n बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो है कि हम डिस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n+1 पाई, और पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, जहाँ n क्या है 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब जो है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज और पाथ में एक और भी होता है, हम यहाँ 2n-1 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है n हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम प्लस से करवा रहे हैं तो प्लस ही होना चाहिए, माइनस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो n है वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जो पिछले वाले जहाँ पे थे, जिस चीज़ को छोड़ के आए थे उस चीज़ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हमें इंटेंसिटी के लिए क्या मिला था, लास्ट जो फॉर्मूला मिला था, I=I1+I2 प्लस 2 × I1 × I2 cos फाई, ये चीज़ हमें मिला था। ठीक है, तो अब मानते हैं कि पहले हम कंस्ट्रक्टिव के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए बनाया है तो हमारा फेज डिफरेंस कितना हुआ है, फेज डिफरेंस है हमारा 2n पाई। अगर यहाँ पे cos फाई हम क्या बैठाते हैं 2n पाई, तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा I1+I2 + 2 × I1 × I2, ये चीज़ मिलेगा हमें। अब इसको क्या लिख सकते हैं, I=√I1² प्लस √I2² प्लस 2 × √I1 × √I2। ये तो हमारा पहले से था, अंडर था इसमें, पिछले वो में जो निकला था, क्या नाम है, जब हम निकाले थे इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पे क्या था, अंडर था। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव के लिए हम किए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं क्या कि इंटेंसिटी जो है हमारा I1 = I2 I0 है, यानी हमारा दोनों का इंटेंसिटी सेम है और वो I0 के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2/√I0 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 4I0। ठीक है, इंटेंसिटी हमारा 4 गुना ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले वाले इंटेंसिटी का मतलब पहले वाले इंटेंसिटी जो जितना था उसका 4 गुना ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कि इसको हम और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहला तो ये जो हम निकाल रहे हैं इसको नॉर्मली निकाल सकते हैं, इसके लिए अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का ज़रूरत नहीं है। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला मिला था, I=I1 + I2 प्लस 2 × I1 × I2 इसमें अंडर था cos फाई, ये चीज़ हमें मिला था। ठीक है, अब ये मिला था हमें, तो हम क्या मानते हैं I1 = I2 I0, ये मान लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा I=I0 प्लस I0 प्लस 2 × I0 का स्क्वायर cos फाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा क्या था I1 और I2 इक्वल है, यानी दोनों क्या है I0 के इक्वल है। अब I0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो I= क्या हो जाएगा 2I0 प्लस 2 √I0² cos फाई। ठीक है, अब यहाँ पे I= ये क्या होगा कि अंडर हटा दे सकते हैं हम इसको, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2I0 होगा, क्योंकि जो है I0 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो I0 आएगा ओनली। तो अब 2I0 को हम क्या करेंगे कॉमन लेते तो 1 + cos फाई आएगा, और जो है 1 + cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² φ/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा।
तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4i0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। अगर आपको नॉर्मल इंटेंसिटी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको मान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालने दिया है तो आप फाई का जो वैल्यू है वो 2n पाई बैठा दीजिए। अगर आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी निकालना है तो फाई का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बैठा दीजिए, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो निकल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिव के लिए निकालते हैं, अगर आप यहाँ पे ओनली 2n पाई बैठाते हैं तो ये आपका जो इंटेंसिटी है वो 4i0 वैल्यू देगा। और अगर आप यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बैठाते हैं फाई, तो ये इंटेंसिटी आपको 0 देगा। ठीक है, तो ये जो है एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हम बनाए वो इसके पहले जो हम बनाए इंटेंसिटी जो निकाले एक कंस्ट्रक्टिव के लिए, दूसरा हमारा बाकी रह गया था डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है ना, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस फाई का ही यहाँ पे खेल है। जस्ट पहले जैसे किए थे वैसा ही करना है कि जो फाई है, फाई हम डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे आप डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे कि हमारा जो फाई है वो बैठा देंगे कितना 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, माइनस में वैल्यू दे देगा i1 प्लस i2 यानी -1 का वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो -2√i1 इंटू i2। अब एक क्वेश्चन तो मन में आना चाहिए कि यहाँ जब हम फाई का वैल्यू बैठाए, डिस्ट्रक्टिव ही है, यही वाला वैल्यू बैठाए, तो ये हमें -1 वैल्यू क्यों दिया। और इसके पहले जो हम निकाले थे, जो हमारा रिजल्ट आया था i इक्वल्स टू 4i0 cos स्क्वायर फाई अपॉन 2, तो इसमें जब हम फाई का वैल्यू बैठाए 2n प्लस 1 पाई यानी डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे 0 क्यों दिया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। तो दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है ये 5/2 है। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, फाई है, इसीलिए हमारा वैल्यू में अंतर है। ठीक है, अब क्या है कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर माइनस 2√i1 इंटू i2। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। अब अगर मतलब i1 इज इक्वल्स टू i2 इज इक्वल्स टू i0 है, यानी दोनों इंटेंसिटी अगर है इक्वल मानते हैं हम, तो हमें जो नेट इंटेंसिटी है वो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि i1 माइनस i2 हमारा अंडर रूट में जो है वो कितना है, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चला कि हम फेज से कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को निकालें। अच्छा, अब हम पाथ डिफरेंस से कैसे पता कर सकते हैं कि इंटेंसिटी मतलब इसका क्या होगा। ठीक है, मतलब कौन डार्क फ्रिंज देगा, कौन ब्राइट फ्रिंज देगा। अच्छा, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज हम यंग्स मॉडुलस के बाद से स्टार्ट, मतलब यंग्स मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो है कि कंस्ट्रक्टिव हमारा हमेशा ब्राइट फ्रिंज देता है और डिस्ट्रक्टिव हमेशा डार्क फ्रिंज देता है। ठीक है, तो जो है हम नॉर्मल एक पाथ डिफरेंस से भी आपको पता लगना चाहिए कि इंटेंसिटी में कैसे डिफ़र होता है, कैसे कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा होता है और कैसे डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी कम होता है। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो पाथ डिफरेंस के लिए देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चला जाएगा। और जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है ये हमारा होता है लैम्डा, जो कि पाथ। ठीक है ना, अब जो है हमारा क्या नाम है कि पाथ डिफरेंसेस में क्या होता है, एन लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है इसमें एन लैम्डा, जहाँ एन हमारा 0 से स्टार्ट होता है। चलिए एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा वेव है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये लैम्डा है, पाथ डिफरेंस इतना है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से जब स्टार्ट होगा दूसरा वेव,
तो क्या है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये जो है हमारा एम्पलीट्यूड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी जो दोनों जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो सम होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं, ये ऊपर जो है ऊपर साइड में भी मैक्सिमम वैल्यू देगा, या फिर जो हम नीचे वाला देखेंगे तो नीचे में भी ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारा, अगर ये और ये दोनों सम होता जाए, मान ये वेव है एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है, दोनों अगर सम होता जाए तो क्या होगा हमारा कि इंटेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लेते कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे और ऐसे, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जो डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कुछ ऐसा ही होता है। क्या है दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है हमारा 2n+1 पाई अपॉन 2, n इज इक्वल्स टू मान लेते हैं हम 1 रखते हैं, ठीक है। n वैसे तो क्या होता है, n बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ हम 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, λ/2, ठीक है। और जो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लेकर लैम्डा, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब जो दूसरा है कि हमारा अब जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, λ/2 है, यानी यहाँ से ये हमारा λ/2 होगा, क्योंकि 2 पाई में हमारा क्या है, लैम्डा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, λ/2, यानी यहाँ से नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, λ/2 से पाथ डिफरेंस था, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा नया वेव, ठीक है। अब जो है दोनों क्या है, जब इंटरफेयर करता है तो क्या होता है कि ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा, और कैंसिल आउट जैसे ही करेगा तो वैसे ही हमारा क्या होगा कि एम्पलीट्यूड घटेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा यानी इंटेंसिटी भी हमारा घटेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।